हेलो गाइस, लेके आया हूँ मैं आपके लिए थर्ड पार्ट। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आज बताया था तो ये थर्ड पार्ट पे काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस की अगर बात चल रही है तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लेते हैं। अगर इतना तामझाम कर लिया है कि सर व्हाट इज़ द एग्जैक्टली केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़ना है, इतना अपना मतलब तांडव लेके क्यों पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये तो जानना ज़रूरी है ना। तो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सामने। ओके, तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में, और चाहो डेली लाइफ में बोलो या फिर हमारे इंपॉर्टेंस क्या बन जाते हैं कि हम यूज़ क्या करते हैं हर बार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ का यूज़ होती है, सारी बातें करेंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लीजिए आप। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज इन मेनी एनी फैक्टर्स है, अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। सब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपको अच्छी तरह से पता है कि मेडिसिन में हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। मेडिसिन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से बनती है आपकी मेडिसिन। ओके, दैट इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जहाँ पे मेडिसिन से बनती है। सेकंड अगर बात करूँ मैं तो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में होता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज मतलब कैसे है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ओके, एलपीजी सिलेंडर हो गए आपके। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सब आपकी कैसे बनती है, ये पर्टिकुलरली बनती है पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में। तो पेट्रोलियम, एलपीजी, केरोसिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो होती है, दैट इज़ अ पर्टिकुलर पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ किए जाते हैं। सेकंड ये हो गया। यहाँ तक हम ख़त्म नहीं करेंगे, बहुत सारे यूजेस है, लॉट ऑफ यूजेस है, जितने चाहो आप उतने बना सकते हो यूजेस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ह्यूज है, कहीं ख़त्म नहीं होती है। ओके, ऐसा नहीं है कि यूजेस कहीं एक जगह पे ख़त्म हो जाते हैं, आप मन चाहा वहाँ पे यूज इसका कर सकते हो। आपको पता है आपके डेली लाइफ में भी बहुत जगह पे यूज़ होता है। एक एक करके फैक्टर देखेंगे तो आपको समझ जाएगा। डाइज इंडस्ट्रीज में यूज होती है। डाइज इंडस्ट्रीज मतलब कलर्स कंपाउंड्स के अंदर कलर पिगमेंट्स जहाँ पे होते हैं, ओके, इंडिगो, एजो डाइज, ओके, हर जगह पे यूज किए जाते हैं। आज दिवाली के सीजन में आप घर पे कलर मारते हो तो डेफिनेटली इंडिगोज, एजो डाइज, ये सारे कलर्स कंपाउंड डाइज इंडस्ट्री में होते हैं। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी क्या है, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। पॉलीमर इंडस्ट्रीज, पॉली मतलब आपको मालूम है, पॉलीमर चैप्टर हमने पढ़ा है। पॉली का मतलब होता है मेनी, मर्ज मतलब आपका मर्ज करना। ओके, मेनी कंपाउंड जब एक साथ आते हैं तो मर्ज होते हैं, तब आपका पॉलीमर कंपाउंड बनता है। और ये मेनी कंपाउंड्स, आपके मेनी कंपाउंड्स कहाँ होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होते हैं। जो कि इंडस्ट्रीज होती है जो प्लास्टिक वास्टिक बनाने में यूज़ होते हैं, नायलॉन बनाने में यूज़ होते हैं, अलग अलग नायलॉन, टेरिलीन, ये हमने नाम सुने इसके पॉलीमर चैप्टर में। अब जो 11th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट है उन्होंने अभी तक नाम नहीं सुने, डोंट वरी, आपको 12th में पॉलीमर नाम का चैप्टर है, तब आपको ये सब नाम सुनाई देंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन कर लो कि क्या क्या है आपको। पॉलीमर इंडस्ट्रीज में भी आपका यूज़ होता है ऑर्गेनिक का। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ए पॉलीमर। ऐसा नहीं कि पॉलीमर का पार्ट नहीं है, पॉलीमर का ही पार्ट है, बट थोड़ा सा मैंने अलग बना दिया क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि पॉलीमर में एग्जैक्टली कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं। तो प्लास्टिक को मैंने अलग कर दिया, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में डाल दिया, जहाँ पे आप बॉटल्स बनाते हो। प्लास्टिक इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इन्वेस्ट होता है। प्लास्टिक जो हम कैरी बैग यूज़ करते हैं वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में मेकअप वेकअप जो करते हैं लड़कियाँ, ओके, सबसे ज़्यादा लड़कियाँ ही करती है, बोला सर हम ही करते हैं, बोला मेकअप है ना, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ है इसका कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में। मेकअप जहाँ पे होता है वहाँ पे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसका। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है गाइज। ओके, तो जो भी आप मेकअप कर रहे हो, ओके, जितनी भी आप मेकअप कर रहे हो, जितने भी आप कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हो, वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए हैं। तो डोंट बी इरिटेट डैट की मतलब यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोरिंग है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है गाइज। आप जो यूज़ कर रहे हो, खाना खा रहे हो, उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिक्स है। एसिटिक एसिड होता है, बोला था मैंने आपको, विनेगर में होता है, फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं, पिकल्स के अंदर यूज़ करते हैं हम उसको। तो हर जगह पे आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ होता ही होता है। परफ्यूम, क्रीम्स, टैल्कम पाउडर, ये सारे आपके कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं। 7 नंबर पे दिया फूड इंडस्ट्रीज। देखो फूड की बात आ गई तो फूड इंडस्ट्रीज का भी आ गया। फूड इंडस्ट्रीज में देखो आप केक्स आप जो यूज़ करते हो उसके अंदर भी आपके बर्गर्स बोलो, ओके, या कोई स्नैक्स बोल दो आप, सब इधर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बोहाइड्रेट आपको अच्छी तरह से मालूम है, ओके, ग्लूकोज का पार्ट है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ेंगे हम। 11th स्टैंडर्ड पढ़ेगा, 12th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बेसिक चैप्टर से आपका ये। प्रोटीन्स जो कि वही है बायोमोलिक्यूल्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक में भी बायोमोलिक्यूल्स है
एज वेल एज आपको बायो के सब्जेक्ट में भी बायोमोलिक्यूल्स 11 में ही पढ़ने को मिलेगा। ये सारा पार्ट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ आपको है। तो फूड इंडस्ट्रीज़ में आपको ये भी पढ़ना है। 8 नंबर पे देख लीजिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट सिंथेसाइज मॉलिक्यूल इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो लैब में बनाया गया था, फर्स्ट सिंथेसाइज मॉलिक्यूल विच इज़ कॉल्ड एज अ यूरिया। तो यूरिया आप कहाँ पे यूज़ करते हो? यूरिया को आप यूज़ करते हो खेत में, यूज़ करते हो फर्टिलाइजर बोल के। तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसका भी यूज़ आपके ऑर्गेनिक में, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही आपको मालूम है किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड होता है इसके अंदर, और दोनों साइड से NH2 कंपाउंड अटैच होते हैं। कार्बोनिल दैट इज शोइंग अ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट डेफिनेटली इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज होता है। यूरिया हमने जाना है, ओके। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 9 नंबर पे देख लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। ऐसा नहीं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप जो वेयरिंग कर रहे हो कपड़े, उस पर भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज है, ओके। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नायलॉन फाइबर्स, टेरिलिन फाइबर्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं आपके पॉलीमर के रिलेटेड प्रोडक्ट है, 12th में पढ़ेंगे हम। तो ये सारे कुछ आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑर्गेनिक के पार्ट्स है, दैट इज मीनिंग दैट इज मेकिंग फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलीमर। सोप इंडस्ट्रीज, आप जो सुबह सुबह नहाते हो अच्छे अच्छे स्मेल से, उसकी स्मेल जो आती है, ओके, दैट शुड बी द सोप इंडस्ट्रीज। वो भी अलग अलग स्मेल्स जो है आपकी, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। सोप्स इंडस्ट्रीज में पूरा कम्प्लीटली आपका सोप ही ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ होता है। सोप प्रोडक्ट आपके जितने भी है वो आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे टोटल्स हमने जितने भी टोटल मतलब जितने भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके माइंड सेट के अकॉर्डिंग जितने भी यूजेस थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो कि आपके नॉलेज के बराबर है, वो सारे हमने देखे यहाँ पे। तो 10 यूजेस, 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस, उसके यूजेस, उसको नाम क्या है और उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये सारे फैक्टर्स देखे हमने। तो गाइज हर एक पॉइंट को नोट करना है, पीछे जाओ फिर से पॉज कर करके आपको नोट करना है हर एक चीज़ को। आगे की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ए हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स गाइस, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन चैप्टर आपको पढ़ाया मैंने, आपको जिन लोगों को पढ़ाया नहीं है वो लोग को भी ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बेसिक कंसेप्ट तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ओके। बेसिक है, सब कुछ आता है समझ में। हाइड्रो का मतलब क्या होता है आपका? हाइड्रोजन, और कार्बन्स तो आपको मालूम है अच्छी तरह से, कार्बन। The compound which is related to hydrogen and carbon they are called as a hydrocarbons। उनके डेरिवेटिव्स, अब डेरिवेटिव्स क्या क्या हैं? डेरिवेटिव्स को क्लासिफाइड करते हैं अलग अलग टाइप में। जैसे कि आपको पता है कि डेरिवेटिव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू अल्केन। अल्केन जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से बना होता है, अल्कीन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से बना होता है, उनके साथ अटैचमेंट में आपको हाइड्रोजन तो मिल ही जाएंगे। आपको मालूम है स्टेबिलिटी इनकी हाइड्रोजन की वजह से होती है। अल्काइंस हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स है ये। तो ये अल्काइंस है, ये हम पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, हमने पढ़ लिया है या पढ़ रहे हैं। कुछ बैचेस में चल रहा है, कुछ बैचेस में हो चुका है, कुछ बैचेस में तो अभी बाकी है। तो डोंट वरी, अभी जहाँ जहाँ ये बाकी सबका हो जाएगा हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स, अल्काइंस। और द 4th नंबर पार्ट दैट इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एरिन्स। नाम से ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर ये नाम क्या है, ये तो नाम सुना ही नहीं हमने कभी। एरिन्स का मतलब होता है बेंजीन रिंग, ओके, रिंग्स कंटेनिंग कंपाउंड। तो बेंजीन का अगर मॉलिक्यूल फॉर्मूला देखो तो आपको क्या मिलेगा? C6H12 मॉलिक्यूल C6H6 मॉलिक्यूल फॉर्मूला है, और साइक्लोहेक्सेन का C6H12 मॉलिक्यूल फॉर्मूला है। तो जितने कार्बन है उतने हाइड्रोजन बेंजीन के अंदर होते हैं। तो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव जो होते हैं उन कंपाउंड्स को हम एरिन्स कंपाउंड बोलते हैं। तो इनकी भी स्टडी हम करेंगे धीरे धीरे। तो ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर से, हाइड्रोकार्बन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ ए हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब अल्केन का डेरिवेटिव्स क्या है? अगर उसको कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दो तो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। गाइस आपको यहाँ तक हाइड्रोकार्बन तो समझ में आ गया कि पार्ट एग्जैक्टली क्या होगा। तो हाइड्रो का मतलब क्या था आपका? हाइड्रोजन। कार्बन का मतलब क्या था आपका? कार्बन। और हमने इसको क्लासिफाइड किया है अल्केन, अल्किन, अल्काइंस और एरिन्स में, जो मैंने आपको पीछे बताया हुआ था, ओके। एरिन्स का मतलब होता है बेंजीन रिंग, आपको बताया अच्छी तरह से। तो 4 पार्ट में हमने हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाइड किया है। तो एग्जैक्टली मीनिंग क्या है आपका हाइड्रोकार्बन का? सिंपल सा मीनिंग है कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टडी करना है आपको, ओके। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की, जिसके अंदर आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की स्टडी होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्टडी होती है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की स्टडी होती है,
और कुछ रिंग्स कंपाउंड की स्टडी होती है जिसके अंदर बेंजीन जैसी रिंग्स आ जाती है। ओके, रिंग्स कंपाउंड की स्टडी होती है जिसके अंदर बेंजीन वाला स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर। ये हमको स्टडी करना है इस चैप्टर्स के अंदर, तो ये हम अच्छे से स्टडी कर लेंगे, ठीक है। ये देख लेंगे हम आज। तो देखो कुछ पॉइंट्स है, तो उस पॉइंट्स को हम वेरीफाई कर लेते हैं फिर से एक बार। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर न्यूमरस इन नंबर ड्यू टू द हाई कैटेनेशन कार्बन एबिलिटी, हाई कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, कार्बन टेट्रावैलेंसी, क्वाड्रीवैलेंसी भी बोलते हैं उसको, कंपाउंड्स एग्जिबिटिंग आइसोमेरिज्म, कार्बन एग्जिबिटिंग बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। ये कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं आपके। देखो अब इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हाई कैटेनेशन प्रॉपर्टी, सबसे पहला पॉइंट है आपका हाई कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन की एबिलिटी आपकी हाई कैटेनेशन की होती है। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि कार्बन की जो टेंडेंसी है टू फॉर्मेशन ऑफ ए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू एनी अदर नॉन मेटल्स कंपाउंड। ओके, जो टेंडेंसी वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है। कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होती है। मैंने आपको बताया था कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है। अब सुन लो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जनरली जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गैप नहीं होता। क्यों? क्योंकि दे आर सिमेट्रिकल एटम, दे आर सिमेट्रिकल एटम। सिमेट्रिकल एटम में कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का गैप नहीं होता। मतलब मान लो कि मैं और आपके, मेरे और आपके बीच में कोई बॉन्ड है, ओके, और मेरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपसे ज़्यादा है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो मेरे ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और आपके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं और आप एक ही है, जैसे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड एक ही है, तो कैन वी एक्सप्लेन कि किसके ऊपर नेगेटिविटी ज़्यादा है? बता सकते हैं क्या हम? नहीं सर, कार्बन बड़ा होगा कार्बन छोटा होगा, ऐसा कोई यहाँ पे आता है क्या रूल? नहीं आता है। तो यहाँ पे हम नहीं बता सकते कि विच वन इज़ अ नेगेटिव एंड विच वन इज़ अ पॉजिटिव, where we cannot define positive and negative charge in any between atoms। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम नॉन पोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसे मेटल, ऐसे बॉन्डिंग को, ऐसे कंपाउंड्स को हम नॉन पोलर कंपाउंड्स बोलते हैं। ओके, नॉन पोलर बॉन्ड एंड कंपाउंड्स को नॉन पोलर कंपाउंड बोलना है आपको। ओके, क्या बोलना है आपको? नॉन पोलर कंपाउंड्स बोलना है आपको। इस तरह से आपको इस कंपाउंड्स को याद रखना है। ओके गाइस, तो याद रखो, यहाँ पे आप नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली क्या है, तो ये इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो आप आपने। ओके, तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो उसी जगह पे अगर मैंने कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लिया, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैप है। अब ये वैल्यूज़ मैं आपकी लर्न करा दूंगा, डोंट वरी। किस तरह से लर्न कराना है वो भी मुझे पता है आपको अच्छी तरह से। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना याद रखो, मैं जैसे कि यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, सपोज कंसिडर करो कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कितनी है आपकी, 2.5 है। कितनी है? 2.5। ये लर्न कर लेना है आपको। और ऑक्सीजन की होती है 3.5। कितनी होती है? 3.5। किसकी ज़्यादा होती है? कार्बन की ज़्यादा है या ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन चार्ज कैरी करेगा पार्शियली नेगेटिव। पार्शियली का मतलब क्या होने वाला है? आने वाला है, अभी तक आया नहीं है। ओके, और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव इसके ऊपर आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, अब ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। और आपको पता है बॉन्ड ब्रेक होने के बाद किसके ऊपर पॉजिटिव, किसके ऊपर नेगेटिव जाएगा? कार्बन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से आपके चार्ज आ जाएंगे। और ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? पोलर कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे कंपाउंड को? पोलर कंपाउंड्स बोलते हैं गाइस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप डिफाइन कर पा रहे हो पोलरिटी, इसके अंदर आप डिफाइन कर पा रहे हो पोलरिटी, एंड दैट इज़ द रीज़न आप इसके अंदर बता सकते हो कि कौन सा बॉन्ड क्या है, तो कौन से नेचर का कौन सा बॉन्ड है। दिस इज़ अ सिंपल इक्वेशन। तो ये जब भी आप इसको ब्रेक करोगे, जब आपको पता है पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस कंपाउंड की? पोलर कंपाउंड की कम होती है, और नॉन पोलर की कैसी होती है? ज़्यादा होती है। तो नॉन पोलर हमारा कौन सा है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नॉन पोलर है, एंड दैट इज़ द रीज़न हमारे नॉन पोलर कंपाउंड की जो टेंडेंसी है आपकी वो कैसी है? ज़्यादा है। कैसी है? और टेंडेंसी आपकी ज़्यादा है। इसीलिए हमने बोला है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? हाइयर है। कार्बन टेट्रा वैलेंसी है, कार्बन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 है। मैंने बताया था आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? 2,4 है। और हमने यही नहीं, ये तो हमारा बेसिक था 10th स्टैंडर्ड का, हमने ये भी पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में आप जाके चेक कर सकते हो अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि हेलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो 1s2 है, तो
तो हेलियम का आप लिख सकते हो 1s2, तो हेलियम को ब्रैकेट में लिखा दिया, अब वो निकाल नहीं सकते हो। 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था इसका, और कॉमा करके 2p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। 2 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 4 किस तरह से होते हैं, रुकते हैं, वाई दे आर शोइंग अ 4 टेट्रा वैलेंसी, हम आगे पढ़ेंगे ही किस तरह से ये जंप करते इलेक्ट्रॉन, दैट विल ऑल ऑफ द नॉलेज ऑफ दिस क्वेश्चन, ये सब हम पढ़ेंगे वहाँ पे। ओके, तो इसकी टोटल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने, 4 है, इसीलिए इनकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 4 होगी। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 से लेके तो 4 तक जिसके होते हैं वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। ये हमने अभी तक पढ़ा है। आप इस वैलेंसी को क्वाड्री वैलेंसी, क्वार्टर मतलब क्या होता है, क्वार्टर मतलब होता है 4। ओके, तो क्वाड्री वैलेंसी भी इसको बोल सकते हो, टेट्रा वैलेंसी या क्वाड्री वैलेंसी से नाम से भी जाना सकता है। ओके, कंपाउंड एग्जिबिटिंग आइसोमेरिज्म, जो कार्बन के कंपाउंड्स है वो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं वो, आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म का टर्म क्या है, ये आइसोमेरिज्म का नाम आपने पहले भी सुना होगा, होप सो। आइसोमेरिज्म का टर्म क्या है वो उससे देख लेते हैं हम। ओके, आइसो का मतलब क्या होता है गाइस, आइसो मतलब सेम होता है, मेरिज्म मतलब मर्ज करना। ओके, मर्ज होना। ओके, एक दूसरे के साथ सिमिलर मर्ज होना, मतलब आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सुन लो, से ये भी पढ़ेंगे हम, हमारे ये बेसिक पार्ट में भी, हमारे पार्ट्स के अंदर आता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होनी चाहिए, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझना, बॉइलिंग पॉइंट बोलो, मेल्टिंग पॉइंट बोलो, ओके, डेंसिटी बोलो, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलो, कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, चेंज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में सब वेरिएशंस आते हैं, कुछ वेरिएशन सिमिलर होते हैं, कुछ अलग होते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का हम एक साइड में रखेंगे। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज 101% चेंज होती है। आइसोमेरिज्म की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, डिफरेंट होती है। दैट इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। हम इस टर्म को भी हम डिफाइन करेंगे बहुत से, इसमें इसका भी स्पेशल 2 से 3 पार्ट बनेंगे। कार्बन एग्जिबिटिंग मल्टीप्लिसिटी, कार्बन क्या कर रहा है, मल्टीप्लिसिटी भी एग्जिस्ट करता है गाइस। मल्टीप्लिसिटी एग्जिस्ट करता है मतलब क्या, कार्बन बॉन्ड एग्जिबिटिंग बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी मतलब कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड में भी स्टेबल है, कार्बन आपका डबल बॉन्ड में भी स्टेबल है, हमने पहले ही पढ़ा है, कार्बन आपका ट्रिपल बॉन्ड में भी स्टेबल है। इस तरह की मल्टीप्लिसिटी आपकी कार्बन के अंदर आ जाती है। सिंगल बॉन्ड को आप क्या बोलते हो, अल्केन बोलते हो, डबल बॉन्ड को आप क्या बोलते हो, अल्कीन बोलते हो, EN लगा देते हो लास्ट में, और अल्काइन बोलते हो ट्रिपल बॉन्ड को आप लास्ट में क्या लगा देते हो, YN लगा देते हो। दैट इज अ सिंपल फॉर्मेट। ओके, तो इसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। तो ये टर्म जो है ये बेसिक कंसेप्ट का टर्म था आपका। आई होप सो आपको ये 5 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ओके, किसी को अगर डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते। फॉर्म ऑफ ए कार्बन एटम फॉर्म अ लॉन्ग चेन और रिंग्स इज नोन एज अ कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ओके, ये यहाँ पे आपको फोटो के पीछे गया है, इज नोन एज अ कैटेनेशन प्रॉपर्टी। एबिलिटी फॉर्म ए कार्बन एटम्स। ओके, कार्बन एटम्स की एबिलिटी फॉर्म होती है लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म करने में और रिंग्स फॉर्म करने में। रिंग्स मतलब आपकी क्लोज चेन होती है, दैट इज अ रिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, दैट इज अ प्रॉपर्टी विच इज नोन एज अ कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ओके, द एलिमेंट विद द हाईएस्ट कैटेनेशन एबिलिटी, ऐसे एलिमेंट जिनकी हाईएस्ट कैटेनेशन एबिलिटी होती है वो कौन होता है, आपका कार्बन होता है। मैंने बताया था आपको कि नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करने वाला एलिमेंट जो होगा वो कौन होता है, कार्बन होता है। दैट इज़ द रीज़न कार्बन को हम इतने अलग तरीके से पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। स्पेशल स्टडी होती है केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक पार्ट में, कार्बन स्टडी। तो ये इस चैप्टर का आपका बेसिक पॉइंट था। इसके आगे भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, होप सब कंटिन्यू रहो। ओके, आगे तो आपको समझ में आएगा अलग अलग पॉइंट्स आपके। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम फॉर्म ऑफ 4 बॉन्ड इज नोन एज द टेट्रा वैलेंसी। मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्या कार्बन 4 वैलेंसी क्या करता है, आपका कितना करता है, 4 वैलेंसी अगर करता है तो उसकी एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, उसकी वैलेंसी बोलेंगे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 है, अगर वो 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, उसकी 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन की टेंडेंसी को क्या बोलेंगे आप, उसकी वैलेंसी बोलोगे। ओके, जैसे कि कार्बन आपका हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड करता है, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह से हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ये इसकी वैलेंसी होगी। ये क्या होगी, कार्बन की वैलेंसी हो गई है। ओके, 4 अलग अलग तरीके से वैलेंसी हो जाती है उसकी।
ठीक है, इसकी वैलेंसी हो जाती है। उसके बाद अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या आती है। देखो, टू एग्जिबिट टेट्रावैलेंसी, टू एग्जिबिट टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन फॉर्म्स, क्या एग्जिबिट करता है टेट्रावैलेंसी, तो कौन कौन से टेट्रावैलेंसी में फॉर्म करता है। कार्बन किस तरह से टेट्रावैलेंसी करता है। एक, कार्बन आपके 4 सिंगल बॉन्ड करता है, जो अभी हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्म किए थे। कार्बन 2 डबल बॉन्ड भी कर सकता है, ओके, लेकिन ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ 2 डबल बॉन्ड्स। कार्बन 1 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा किस तरह से कर सकता है। और कार्बन चाहो तो 1 ट्रिपल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड भी कर सकता है। कैसे कर सकता है गाइस, ये चेक कर लीजिए आप यहाँ पे, ओके। पहला हमने तो ये पढ़ लिया था, कार्बन 4 टेट्रावैलेंसी दिखाता है। कैसे दिखाता है 4 टेट्रावैलेंसी, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, ओके। 2 डबल बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है कार्बन, कार्बन कैन फॉर्मेशन ऑफ ए 2 डबल बॉन्ड लाइक दिस ऑल्सो, ओके। इस तरह से भी आपके 2 डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को हम एलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को हम एलिन बोलते हैं गाइस, एलिन कंपाउंड बोलते हैं, ओके। एलिन कंपाउंड से जाना जाता है ये कंपाउंड, दैट इज फेमस कंपाउंड, ओके। 1 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड भी जाना जाता है। अगर मैं डबल बॉन्ड करूँ, 1 डबल बॉन्ड फॉर्म करूँ और इधर से मैं आपको 2 सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर दूँ लाइक दिस इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड, ओके। 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है आपका। इधर से भी 2 सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे आपके। इस तरह से आपका कार्बन कर सकता है। 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड भी कर सकता है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है आपका। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ बोलो या किसी भी एटम के साथ बोलो, एज वेल एज ये कार्बन भी ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये भी आपका सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। हम यहाँ पे किसी भी एक कार्बन की बात कर रहे हैं, हम किसी एक कार्बन की, जैसे कि हमने यहाँ पे हमने इस सेंटर वाले कार्बन की बात की तो ये 4 वैलेंसी दिखा रहा है, इस सेंटर वाले कार्बन की भी दिखा रहा है तो हमने इसने डबल बॉन्ड फॉर्म किया है। यहाँ पे हम इस कार्बन की वैलेंसी की बात करें तो इसने डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड फॉर्म किए हैं। यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी की बात की तो इसने ट्रिपल बॉन्ड 1 और सिंगल बॉन्ड 1 कैरी किया है। 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड इसने कैरी किया है। इस तरह से आपकी यहाँ पे बॉन्ड की एनर्जीज हो जाती है, बॉन्ड की टेट्रा वैलेंसीज कार्बन इस तरह से फॉर्म करता है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो इसका इस तरह से हो जाता है। अब इसको मैं आपको इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये फोटो के नीचे जा रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमा 2s2 होता है, आपको मालूम है कार्बन का। और आपका होता है 2p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ग्राउंड स्टेट पे होता है। चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p2 कॉन्फ़िगरेशन। आप देख लो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है या नहीं है, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो गए हैं। अगर आप ठीक से चेक करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हीलियम जो है वो 1s2 वाला कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। और आपको पता है कि हीलियम जो है वो नोबल गैस एलिमेंट है और नोबल गैस एलिमेंट ही कम्प्लीटली स्टेबल होते हैं। और नोबल गैस एलिमेंट कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे नहीं क्योंकि वो ज़ीरो वैलेंसी शो करते हैं। तो 1s2 इलेक्ट्रॉन आपको मिलने वाले हैं क्या, नहीं मिलने वाले। तो आपको सब इलेक्ट्रॉन जो मिलने वाले वो कौन से मिलने वाले हैं, 2s2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे या फिर 2p2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हो 1s2, मतलब इसी कॉन्फ़िगरेशन को आप और करके इस तरह से भी लिख सकते हो। आपने 1s2 की जगह पे हीलियम लिख दिया, नोबल गैस के फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से आप लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट का, इसको बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट। इसको क्या बोलते हैं हम, ग्राउंड स्टेट। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालने की कोशिश करूँ तो 1s2 का ऑर्बिटल जो 2s2 का ऑर्बिटल जो होता है वो 1 होता है, s का ऑर्बिटल ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से। और 2p2 के ऑर्बिटल में p के ऑर्बिटल होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं। p के कितने होते हैं आपके, 3 ऑर्बिटल होते हैं p के। मैं इसको ठीक से निकाल लेता हूँ, 3 ऑर्बिटल होते हैं p के। तो मैं वो लिख लो अब यहाँ पे 3 ऑर्बिटल कैसे होते हैं p के।
एक यहाँ पे 2 और ये 3। कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पी ऑर्बिटल के अंदर? 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है पता है क्या, जब 2s2 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सामने वाले ऑर्बिटल में एम्प्टी ऑर्बिटल मिलता है तो ये अपनी एनर्जी को एक्सपांड करने की कोशिश करता है, मतलब जंप करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जंप करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन सा जंप करेगा? जो कम्प्लीटली फुलफिल है वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जो कम्प्लीटली फुलफिल है। जैसे कि 2s2 वाला इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फुलफिल है तो ये जंप कर रहा है आपका कहाँ पे? जहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है। गाइस याद रखना, आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन वही जंप कर सकते हो जहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है, वहीं पे जंप कर सकते हो। जहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को जंप नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जंप कर गया। तो अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को देखूँ तो इस कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे इसी कॉन्फ़िगरेशन को मैं लिखता हूँ एक्साइटेड स्टेट में। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पहुँच गया? एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गया। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया आपका? वो 2s2 वाला कॉन्फ़िगरेशन बन गया 2s1, और 2p2 वाला कॉन्फ़िगरेशन बन गया 2p3 वाला कॉन्फ़िगरेशन। 2p1 2p2 वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया? 2p3 वाला। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन का है। अब टोटली काउंट करोगे आप तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। दैट इज़ द रीज़न, अगर मैं आपको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ तो आप भी मुझे कितने इलेक्ट्रॉन दोगे? 1 दोगे। तो वी कैन शेयर, आई कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन। ऑफकोर्स आपको भी मुझे मेरे साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। तो आप हाइड्रोजन हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मेरे साथ हाइड्रोजन शेयर करोगे। मैं आपके साथ मेरे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करूँ तो मैं कितने बॉन्ड फॉर्म करूँगा? 4 बॉन्ड फॉर्म करूँगा। कितने बॉन्ड फॉर्म करूँगा मैं? 4 बॉन्ड फॉर्म करूँगा। दैट इज़ द रीज़न कार्बन कैन शोइंग अ 4 वैलेंसी। दैट इज़ द रीज़न कार्बन अपनी कितनी वैलेंसी शो करता है? 4 वैलेंसी शो करता है। अभी इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा के रख दो कि कार्बन कितनी वैलेंसी शो करता है? कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है गाइस। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा के रख दो। ये समझ में आ गया आपको? आई होप सो। देखो अब जैसे कि हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हाइड्रोजन आ रहा है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हाइड्रोजन आ रहा है, इस ऑर्बिटल के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हाइड्रोजन आ रहा है, इस ऑर्बिटल के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसलिए कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है, CH4 बन जाता है। दैट इज कॉल्ड मीथेन। इस तरह से टेट्रा वैलेंसी बन जाती है कार्बन की। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आपको? आपको सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो नेचर्स है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन को आपने अल्किन कहा था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अपने अल्किन कहा था, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को अपने अल्काइन कहा था। इनके एग्जैक्टली नेचर क्या होते हैं? इनको अल्किन अल्किन अल्काइंस हाइड्रोकार्बन्स में कहा गया है, और हाइड्रोकार्बन्स में इसके डेरिवेटिव के नेचर्स क्या होते हैं। हर एक पॉइंट को हम थोड़े थोड़े चीज़ों से एनालिसिस करेंगे। देख लीजिए आप यहाँ पे। अब सीरियल नंबर डाल रहा हूँ मैं। हाइड्रोकार्बन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन दिखेगा आपको यहाँ पे, और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ दिखेंगे यहाँ पे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ दिखेंगे आपको। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, दैट इज टू मच इम्पॉर्टेंट। आपको बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज लर्न नहीं करना है, बट कंसेप्ट जरूर याद रखना है। कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, आपने बस उसको याद रख लेना है कंसेप्ट को। कंसेप्ट क्या होगा, दैट इज विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और लास्ट में आपका होगा शेप्स और बॉन्ड एंगल। दैट इज ऑल्सो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा शेप था आपका, टेट्राहेड्रल था, स्क्वायर पिरामिडल था, या फिर ट्राइगोनल प्लेनर था, या फिर लीनियर था। ये भी आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आपको क्वेश्चन पहला आ जाता है फर्स्ट नंबर पे आपका अल्केन। अल्केन मतलब क्या होता है आपका? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। आपको मालूम है अच्छी तरह से क्या होता है आपका? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको चाहो तो। चलो यहाँ पे देख लेते आप। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? अल्केन बोलते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 होता है। मतलब अगर मैं आपके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्म कर रहा हूँ तो आप मेरे साथ या आपके साथ मुझे कौन से बॉन्ड शेयर करने पड़ेंगे? एक s ऑर्बिटल के साथ और तीन ऑर्बिटल आपके p के हो गए, तो sp3 हाइब्रिडेशन आ गया। क्या आ गया? sp3। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो मैं यहाँ पे 1.54 बॉन्ड लेंथ होगी। ओके, एमस्ट्रॉन्ग में हम कंसिडर करते हैं बॉन्ड लेंथ को। और कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 1.09 एमस्ट्रॉन्ग होती है। 1.09 एमस्ट्रॉन्ग में हम उसको कंसिडर करते हैं। तो ये यहाँ तक अपना पॉइंट आ गया है।
और इसकी ज्योमेट्री की अगर बात करें तो ज्योमेट्री होती है गाइस टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होती है यहाँ पे आपकी टेट्राहेड्रल होती है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल आपको दिया है 109 डिग्री 28 दिया है आपको, ओके 109.28 डिग्री भी आप इसको बोल सकते हो। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दैट इज अल्केन। बॉन्ड लेंथ को नोट करिए 1.54 एंगस्ट्रॉम दी हुई है, ओके। और अगर मैं एक कंसेप्ट आपको बता दूं कि दैट शुड बी वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कंसेप्ट आपको आगे बहुत इंपॉर्टेंट देने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पे जगह नहीं रहेगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी से लिख देता हूँ कंसेप्ट को, बेटर रहेगा। आपकी बॉन्ड लेंथ किसी कंपाउंड की अगर बढ़ती है तो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। मतलब मैं आपके और मेरे बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, बॉन्ड्स एनर्जी क्या होती है, वो कम कम हो रही है। मतलब वी कैन इजीली ब्रेकेबल, ओके। तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ आप उसको लिख सकते हो। तो मैं बेटर आपको जो बुक में दिया है वो लिख देता हूँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ दिया है आपको बुक में, आप चाहो तो इसको बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हो। याद रखने के लिए आप बॉन्ड एनर्जी को भी याद रख सकते हो। तो ये बॉन्ड एनर्जी कम होगी, मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट नोट करने से गाइज, ये पॉइंट को नोट करो आप, दैट इज मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। सो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो देख लीजिए, नोट कर लिया आपने, वेरी गुड। आगे देखिए अब अल्किन की बारी आएगी। अल्किन मतलब कौन सा बॉन्ड? आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है आपका। अल्किन यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, अल्किन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था। इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर बात करूँ तो मैं sp2 होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन s के साथ और दो ही इलेक्ट्रॉन p के साथ शेयर होते हैं यहाँ पे। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का यहाँ पे बॉन्ड लेंथ नोट करने से 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझ में आ रहा है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ में अल्केन में ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा थी, मतलब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा थी, मतलब दो एटम के बीच में का, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में का डिस्टेंस क्या था? ज़्यादा था। और अगर डिस्टेंस ज़्यादा था तो डेफिनेटली ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो गैप भी ज़्यादा होगा। गैप अगर ज़्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी, मतलब बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। यहाँ पे अल्किन अल्किन डबल बॉन्ड के अंदर बॉन्ड गैप थोड़ा नज़दीक आ गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम हो गई, 1.44 एंगस्ट्रॉम हो गई, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको, देखो पाई बॉन्ड इज अ वीकेस्ट बॉन्ड, मैं पाई बॉन्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। कार्बन डबल बॉन्ड में मैं पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद बचता क्या है? सिग्मा बॉन्ड। तो ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड और नीचे वाले सिग्मा बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? तो अल्किन का सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड बनने की वजह से दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आ गए। दो मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम हो गई है और उनकी बॉन्ड की पकड़ जो होती है वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं 1.08 एंगस्ट्रॉम के बारे में। 1.08 एंगस्ट्रॉम किसकी है? कार्बन हाइड्रोजन की। इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। 1.09 एंगस्ट्रॉम है, 1.08 एंगस्ट्रॉम है, कुछ इतना बड़ा गैप नहीं है, तो इसको इतना आपने नोटिस किया तो चलेगा, नहीं किया तो भी चलता है। एंगस्ट्रॉम गैप दिया है। अगर मैं बात करूँ ज्योमेट्री की, तो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। अब sp3 के बारे में, sp2 हो गया, अब sp के बारे में बात करेंगे जो अल्काइन होता है। अल्काइन की ज्योमेट्री गाइस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अंदर होती है, ओके, याद रखना ये बात। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन होता है आपका। और इसकी जो शेप और वन एंगल आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे मेरा फोटो आ रहा है, तो इस शॉट में मैं उसका एंगल आपको बता दूंगा, उसकी ज्योमेट्री भी मैं आपको बताऊंगा, तो वो देख लीजिए आप। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है? sp मतलब एक इलेक्ट्रॉन s के साथ और एक इलेक्ट्रॉन p के साथ, बाकी सब खत्म, ओके। एक इलेक्ट्रॉन s के साथ और एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा p के साथ, बाकी कुछ भी नहीं होगा। और इसकी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेते हैं, अब ट्रिपल बॉन्ड हो गया, मतलब और एक नया बॉन्ड आया पाई बॉन्ड, तो इसकी बॉन्ड लेंथ और शॉर्ट हो जाएंगी, तो ये हो जाती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये कितनी हो जाती है? 1.20 एंगस्ट्रॉम हो जाती है।
और अगेन कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो ये और से कम हो जाएंगी, 1.06 एंगस्ट्रॉम हो जाएंगी। तो इस तरह से ये भी कम हो रही है और ये भी कम हो रही है। तो याद रखो जिसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। मतलब अल्केन का सिग्मा बॉन्ड काफ़ी वीक होगा, अल्किन की सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं, पाई बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और अल्काइन का सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होगा अल्किन के बॉन्ड से, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, दोनों एटम का डिस्टेंस काफ़ी क्लोज आ चुका है। अब एंगल्स के बारे में बात करते हैं। तो sp हाइब्रिडाइजेशन अल्काइन में लीनियर ज्योमेट्री होती है गाइस। क्या होती है? लीनियर ज्योमेट्री होती है। और लीनियर मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। लीनियर मतलब क्या होता है आपका? स्ट्रेट लाइन। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, ऐसे होता है लीनियर। आप चाहो तो यहाँ पे देख लो, लीनियर मतलब ऐसे स्ट्रेट, यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक एटम है, ये होता है। और इनके बीच में का जो एंगल होता है वो एंगल होता है 180 का एंगल। कितने का एंगल होता है वो? 180। टोटल हाफ एंगल होता है 360 के, तो 180 का एंगल होता है। तो sp हाइब्रिडेशन शोइंग अ लीनियर ज्योमेट्री, ये भी नोट कर लीजिए आप, लीनियर ज्योमेट्री। और यहाँ पे जो एंगल लीनियर ज्योमेट्री है और जो एंगल होता है वो 180 का होता है। आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा। सो गाइज यहाँ पे हमारा पार्ट 3 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये हो गया। मैंने आपको कहा था कि नॉमेनक्लेचर का पार्ट यहाँ पे शुरू करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ये पार्ट बीच में आ गया था, तो ये पार्ट की वजह से नॉमेनक्लेचर का पार्ट हुआ नहीं है। बट नॉमेनक्लेचर का पार्ट अब अगले पार्ट्स के अंदर आ जाएगा आपका, अगले पार्ट्स में श्योर शॉट आ जाएगा। देखो पार्ट जो चल रहे इस पार्ट्स के अंदर ना 100% आपका नॉमेनक्लेचर का पार्ट आना है, क्योंकि ये भी पार्ट जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड पार्ट है। ऐसा नहीं कि बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं है, बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद फिर हम नॉमेनक्लेचर में क्लासिफाइड करेंगे, हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरह से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो प्लीज़ चैप्टर को देखते रहिए।